जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बीके स्टडी कॉर्नर यूट्यूब चैनल में। आइए शुरुआत करते हैं आप सभी डीएलएड छात्र छात्राओं के लिए। आज चलेगा हम लोग का हिंदी का क्लास, आप सभी को पता होगा। तो शुरुआत करते हैं, देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बट्टा लगाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। अपमान होना, सम्मान होना, कलंक लगाना या फिर झूठ बोलना। आप सभी लोग यदि प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं तो जरूर से लगाइएगा। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आप सभी लोग का आ रहा है अब, यानी कि काफ़ी टाइम से आप सभी लोग जो है प्रैक्टिस सेट लगा भी रहे हैं। तो लगाते रहिएगा, डेली प्रैक्टिस सेट लगाइए और लास्ट में अपना जो है स्कोर बताना होता है, आप सभी को पता ही होगा। तो चलिएगा, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। बट्टा लगाना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, कहिएगा सर। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, कलंक लगाना, है ना। बट्टा लगाना मतलब कलंक लगाना। करेक्ट आंसर यहाँ पर सी होगा, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखते हैं यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है। पूछ रहा है कि ढाक के तीन पात मुहावरे के सही अर्थ का चयन करें। तो ढाक के तीन पात का मतलब क्या होता है मेरे भाई, कहिएगा सर। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, परिवर्तन ना होना। ठीक है, मतलब स्थिति जस का तस बना रहना, उसी को कहा जाता है ढाक के तीन पात, यानी परिवर्तन ना होना, स्थिति जस का तस बना रहना। करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछ रहा है। वापस से सवाल को थोड़ा सा छोटा करेंगे। हाँ, देखिएगा सवाल क्या पूछ रहा है कि साहित्य की नींव का आधार जीवन है, इस नींव का साहित्य की दीवार खड़ी होती है। क्या पूछ रहा है, साहित्य की नींव का आधार जीवन है, इस नींव का साहित्य की दीवार खड़ी होती है, कहाँ पर त्रुटि है। यानी सुनने में अभद्र सा आपको कहाँ पर लग रहा है, कहाँ पर लग रहा है कि हाँ ये थोड़ा सा गलत यहाँ पर लग रहा है। तो मेरे भाई देखिए, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। जो मेरे भाई बी लगाए हैं आप बिल्कुल सही लगाए हैं। इसी नींव का, यहाँ पर देखिए अशुद्ध है। शुद्ध क्या होना था कि देखिए साहित्य की नींव का आधार जीवन है, इसी नींव पर, यानी कि इसी नींव पर साहित्य की दीवार खड़ी होती है। यहाँ पर होना था लेकिन का लगा दिया गया है। तो वही तो पूछ रहा है कि त्रुटि कहाँ पर दिख रहा है। तो इसी नींव का के जगह पर यहाँ पर क्या होना था, पर होना था। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। त्रुटि वाला भाग आपको पकड़ना था, वाक्य शुद्धिकरण था ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहे हैं। जिसका जन्म श्रेष्ठ कुल में हुआ हो उसके लिए एक प्रयुक्त शब्द आपको बताना है, क्या हो जाएगा। जिसका जन्म श्रेष्ठ कुल में हुआ हो, तो श्रेष्ठ बोलेंगे, कुलीन बोलेंगे, मलिन बोलेंगे या सामंत बोलेंगे। तो मेरे भाई करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, उसको कुलीन बोलेंगे। ठीक है, जिसका जन्म श्रेष्ठ कुल में हुआ हो उसको हम क्या बोलेंगे, कुलीन बोलेंगे। ठीक है, यानी श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न होने वाले को कुलीन कहा जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछ रहा है कि रज्जू शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। रज्जू का पर्यायवाची शब्द क्या है, मेढक, मछली, घोड़ा या रस्सी। तो मेरे भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ध्यान रखिएगा, रस्सी जो है ये रज्जू शब्द का पर्यायवाची शब्द है। देखिए रस्सी का पर्यायवाची शब्द और भी होते हैं, रज्जू तो होते हैं, इसके अलावा डोरी, आप लोग सुने होंगे, डोरी भी होता है, जेवरी भी होता है। लिखिएगा, इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, डोरी हो जाएगा, जेवरी हो जाएगा, रज्जू तो आपको बता ही दिए, ये रज्जू भी हो जाएगा। इसके अलावा कमंद भी होता है। ठीक है, कमंद, और एक और लिखिएगा अदवान। इसके अलावा भी एक दो और होते हैं लेकिन वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो एग्जाम में लगभग पूछा जा सकता है वो यहाँ पर आपको लिखा दिए, डोरी, जेवरी, कमंद, अदवान। ठीक है, बाकी एक रज्जू याद रखिए, रस्सी का पर्यायवाची शब्द है। करेक्ट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछ रहा है। पूछ रहा है कि देवासुर में कौन सा समास लगा हुआ है, बताइए। बहुब्रीहि, तत्पुरुष, द्वंद्व या कर्मधारय। देवासुर, कहिएगा सर। करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, द्वंद्व समास। कैसे, तो मेरे भाई देवासुर का थोड़ा सा आप क्या कीजिए, समास विग्रह कीजिए। तो देव, देव और क्या कहिएगा सर, और असुर। तो देव और असुर, देवासुर, यानी क्या है यहाँ पर दोनों खंड प्रधान है। देव अपने आप में प्रधान है और असुर अपने आप में प्रधान है, दोनों का अलग अलग अर्थ निकल रहा है, समझ रहे हैं। इसलिए दोनों खंड जहाँ पर प्रधान होता है वहाँ पर आप सभी को बताया ही है कि सर द्वंद्व समास होता है, दोनों खंड प्रधान यानी कि द्वंद्व समास। करेक्ट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछ रहा है, सवाल को थोड़ा छोटा करेंगे। देखिएगा यहाँ पर आपसे पूछा रहा है कि चंदू के चाचा ने चांदी के चम्मच से चटनी चटाई, वाक्य में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है। ये डायलॉग आप सभी लोग काफ़ी सुने भी होंगे, है ना। तो यहाँ पर अलंकार पूछ लिया गया, आज बताइए क्या अलंकार है इसमें। कहिएगा सर अच्छे से पता है, अनुप्रास अलंकार है। करेक्ट आंसर बी होगा। अब कैसे मेरे भाई, तो कहिएगा सर यहाँ पर एक ही वर्ण को बार बार दोहराया गया। चौ से चंदू के चाचा, फिर चौ से चाचा ने चांदी, चौ से चांदी, फिर के चम्मच, चौ से चम्मच, चटनी, चौ से चटनी, फिर चटाई में भी चौ। देख रहे थे, एक ही वर्ण का इस्तेमाल कई बार किया गया। तो वर्णों की जो पुनरावृत्ति बार बार होती है तो उसी को कहा जाता है अनुप्रास अलंकार। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछ रहा है।
सवाल को थोड़ा छोटा करेंगे, देखिएगा। यहाँ पर देखिए पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि केवल आर्थिक उन्नति मात्र से किसी राष्ट्र का संपूर्ण विकास नहीं हो सकता। इस वाक्य में कौन सा दोष है बताइएगा। त्रुटि तो है, लेकिन कौन सा त्रुटि लग रहा है? मात्रा विषयक दोष लग रहा है, लिंग संबंधी दोष लग रहा है, या पक्ष दोष लग रहा है, या पुनरुक्ति दोष? तो देखिए मेरे भाई, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, पुनरुक्ति दोष है। कहिएगा सर पुनरुक्ति दोष क्या होता है? देखिए जैसे कि कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पर आप जो लाइन ये देख रहे हैं आर्थिक उन्नति, आप लोग आर्थिक उन्नति कहीं पर नहीं सुने होंगे, आप लोग आर्थिक विकास भले सुने होंगे शब्द। तो कहने का मतलब विकास कहिए या फिर उन्नति कहिए, शब्द तो अलग अलग है लेकिन अर्थ तो एक ही निकल रहा है। तो इसी प्रकार के दोष में आपको पुनरुक्ति दोष लगाना होता है। यानी कि कहने का मतलब एक अर्थ को अलग अलग शब्दों में जहाँ पर दोहराया जाए वहीं पर होता है पुनरुक्ति दोष। मात्रा किसको बोलते हैं? पता ही होगा कि मात्रा कहने का मतलब प्रधान इस प्रकार से ना लिख करके पौर और धा का न हो सकता है इस प्रकार लिख दिया जाए, तो मात्रा चेंजिंग है ना, यहाँ पे मात्रा गलत किया, ये मात्रा विषयक दोष हो जाएगा। लिंग संबंधी किसको? प्रधानमंत्री ने कहा, तो हो सकता है लिख दिया प्रधानमंत्री ने कही, तो लिंग संबंधी दोष हो जाएगा। पक्ष दोष किसको बोलेंगे? तो प्रधानमंत्री ने कहा आर्थिक उन्नति केवल, यानी कि शब्द को इधर से उधर कर दे तो वहाँ पर होता है पक्ष दोष, यानी पक्ष को अलग अलग इधर से उधर करके लिख दे तो वो पक्ष दोष होता है। पुनरुक्ति दोष आप सभी को बता दिए, जहाँ पर अर्थ एक ही हो लेकिन शब्द अलग अलग तरीके से यूज कर दिया गया हो तो वहीं पर होता है पुनरुक्ति दोष। यहाँ पर करेक्ट आंसर डी होगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन समझिए, इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे। यहाँ पर देखिए पूछ रहा है कि पियासा का तत्सम रूप क्या है, यानी पियासा कैसा शब्द है? ये है तद्भव शब्द, इसका तत्सम ये पूछ रहा है, यानी संस्कृत शब्द क्या है? तो मेरे भाई पियासा का संस्कृत होता है प्यासा, ठीक है। ये जो आप शब्द देख रहे हैं ऑप्शन ए में, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये है आपका तत्सम शब्द, यानी संस्कृत का सीधा शब्द है ये, लेकिन संस्कृत से ही लिया गया है और उसका मीनिंग तो सेम निकले लेकिन रूप चेंज हो जाए। ये देख रहे हैं प में हर्षिकर, यो में आकर, स्व आकर, इस प्रकार से लिया है पियासा। अर्थ वही है इसका भी, लेकिन ये है तद्भव शब्द का कि रूप चेंज हो गया है। संस्कृत शब्द में जो है होता है उसको तत्सम कहते हैं, संस्कृत में क्या आ जाएगा? प्यासा। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, ध्यान रखिएगा, पियासा का तत्सम प्यासा होगा। अगला देखिए, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि सेना का पर्यायवाची शब्द क्या है? बहुत ही अच्छा सवाल, ये भी बताइएगा। आप इसमें लटक सकते हैं। सेना, गलती किए होंगे, 90% स्टूडेंट इसमें गलती कर दिए होंगे। देखिए राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कहिएगा अनिक। कहिएगा सर क्या ही बोल रहे हैं सर, अनिक कैसे होगा? सैनिक भले हो सकता है, सेना का सैनिक, लेकिन मेरे भाई सैनिक नहीं होगा। आप कैसे समझिए, सेना का पर्यायवाची शब्द, सेना का पहले आपको हम पर्यायवाची शब्द लिखाते हैं, फिर इसके बारे में थोड़ा डिटेल में आपको बताते हैं। तो देखिए सेना का पर्यायवाची शब्द आप लिखिए, पहले तो आप अनिक ही लिख लीजिए, अनिक। इसके बाद लिखिए कटक, कटक लिखिए। इसके बाद लिखिए फौज, फौज। इसके बाद आप लिखिए दल, दौलो दल। इसके बाद लिखिए आप पोलोटोनो, पोलोटोनो पलटन। अब देखिए मेरे भाई, सेना का पर्यायवाची शब्द हम अनिक बता रहे हैं, सैनिक नहीं बता रहे हैं। देखिए सेना का कहने का अर्थ है कि झुंड में चल रहा व्यक्ति है ना, कोई झुंड में। सेना मतलब एक व्यक्ति नहीं होगा, एक सेना नहीं होगा। ये जो आप सैनिक शब्द दिख रहे हैं, सैनिक मतलब हो गया एक व्यक्ति, यानी एक सैनिक, तब होगा सैनिक। लेकिन सेना का मतलब होता है बहुत सारा। यहाँ पर आप देख भी रहेंगे, फौज मतलब क्या? बहुत सारा फौज। दल मतलब क्या? एक व्यक्ति से दल बनता है? नहीं बनता ना, तो कई सारे व्यक्ति मिलाकर के दल बनते हैं, तो ये दल हो जाएगा, या फिर पलटन हो गया, या फिर अनिक हो जाए, या फिर कटक होगा, तब जाकर के होगा सेना का वो पर्यायवाची शब्द। सैनिक इसलिए हम नहीं लगाएंगे क्योंकि सैनिक का मतलब होता है एक सैनिक। अब यहाँ पर यह कहना गलत नहीं है कि सैनिक इसका पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। तो ऑप्शन में यदि आपको अनिक नहीं दिखता तब आप सैनिक बिल्कुल लगा सकते थे, लेकिन ऑप्शन में आपको अनिक दिख रहा है ना, तो सटीक पर्यायवाची फिर अनिक हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका सी होगा, ना कि ए होगा। यदि अनिक वगैरह नहीं रहता, यानी कि अनिक, कटक, फौज, दल, पलटन में से कोई भी ऑप्शन में नहीं रहता, फिर आप सैनिक आराम से लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई काटने वाला नहीं है। तो यहाँ पर फिलहाल अभी ऑप्शन क्या होगा? सी करेक्ट, अनिक, ध्यान रखिएगा। चलिए समझ गए होंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर पूछा है कि पूर्वाहन का सही अर्थ क्या होता है? दोपहर का समय, या दोपहर के बाद का समय, या प्रातः काल का समय, या दोपहर के पहले का समय। तो क्या पूछ रहे हैं? पूर्वाहन। कहिएगा सर दोपहर के पहले के समय को पूर्वाहन कहा जाता है, और इसको किससे डिनोट करते हैं? AM, AM से डिनोट करते हैं, पता ही होगा आप सभी को। और जो दोपहर के बाद का समय होता है उसको हम लोग अपराह्न बोलते हैं, और अपराह्न को हम PM से डिनोट करते हैं। उल्टा होता है, पूर्वाहन तो PM ना होकर के वो होता है AM, और अपराह्न होता है तो वो AM ना होकर के PM होता है। समझ रहे हैं? ये ध्यान में रखिएगा। तो पूर्वाहन किसको बोलेंगे? दोपहर के पहले के समय को। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए पूछ रहा है कि अनुमोदन सूचक अव्यय का उदाहरण कौन सा है। अनुमोदन सूचक, तो देखिए मेरे भाई यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है। ये जो है अनुमोदन सूचक शब्द है। अब सर अनुमोदन सूचक का मतलब क्या होता है? मतलब कि देखिए संतुष्टि जाहिर करने वाले शब्द को अनुमोदन सूचक शब्द कहते हैं। जैसे किसी ने आपसे कुछ पूछा तो आप बोले ठीक है जी, ठीक है ना। कुछ पूछा आपसे तो आप बोल दिए ठीक है, तो ये शब्द क्या है? अनुमोदन है। इसके अलावा अनुमोदन सूचक दो चार आप शब्द लिख लीजिए, अच्छा रहेगा। जैसे जी, कोई कुछ शब्द कोई आपसे कुछ पूछा, आप बोले जी, या फिर हाँ, या फिर क्या बोलते हैं आप? हाँ, या फिर आप किसी को बोलते हैं ठीक है, एक ये भी लिख लीजिएगा। इसके अलावा अच्छा, अच्छा यानी कोई कुछ पूछ रहा है आप बोल रहे हैं अच्छा, या फिर कोई कुछ पूछे आप बोले सही है, आप क्या बोल रहे हैं? सही है। तो ये जी, हाँ, अच्छा, सही है या फिर ठीक है, ये सारे जितने भी शब्द हैं सब अनुमोदन सूचक शब्द हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वही पूछ रहा था अनुमोदन सूचक अव्यय का उदाहरण कौन सा है, तो कहिएगा सर ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सवाल को थोड़ा सा छोटा करेंगे। यहाँ पर देखिए क्या पूछ रहा है कि बाल का खाल निकालना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। इजी लग रहा होगा आप सभी को, लेकिन ऑप्शन में आप लटक सकते हैं। बाल का खाल निकालना, देखिए मेरे भाई यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, छिद्रान्वेषण करना। छिद्रान्वेषण करना, कहिएगा सर बाल का खाल निकालना छिद्रान्वेषण क्या होता है? तो देखिए मेरे भाई छिद्रान्वेषण का कहने का अर्थ ये है कि बेकार की बातें निकालना, है ना। बेकार की बातें निकालना, उसी को कहा जाता है बाल का खाल निकालना। इसका अर्थ क्या है? बेकार की बातें करना या फिर बातें निकालना, है ना, बातें निकालना। तो यही है इसका मतलब, ही इसी का अर्थ ये लिख दिया गया छिद्रान्वेषण करना। देख रहे हैं इस शब्द को किस प्रकार से बना करके लिखा गया है। तो ऑप्शन में लटक सकते थे, इसलिए आप ये क्वेश्चन हम लिए। बाल का खाल निकालना मतलब छिद्रान्वेषण करना, करेक्ट आंसर सी होगा, ध्यान रखिएगा। अच्छा एक और आता है मुहावरा इसी के जैसा है कि गड़ी मुर्दा उखाड़ना, है ना। गड़ी हुई मुर्दा को उखाड़ना, तो उसका मतलब ये होता है कि बीती हुई बात को वापस बोलना, है ना, बीती हुई बात पर बात करना, तो वो होता है गड़ी मुर्दा उखाड़ना। वो अलग मुहावरा, ये अलग मुहावरा है ना। तो बीती बात कहीं ऑप्शन में आपको दे देता तो वो नहीं लगा दीजिएगा। ये छिद्रान्वेषण या फिर बेकार की बातें निकालना, करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सवाल को वापस थोड़ा सा बड़ा करेंगे। देखिएगा पूछ रहा है कि रूढ़ शब्द का उदाहरण पंकज, कमल, लोटा डोरी या राजपुत्र। तो देखिए मेरे भाई यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कमल जो है यह रूढ़ शब्द है। तो कहिएगा सर कैसे पकड़ेंगे सर ये रूढ़ शब्द है? तो रूढ़ मतलब है ये है कि उसको कोई तोड़ नहीं सकता है। अब कैसे कहने का मतलब, पंकज किसको कहते हैं? तो पंख प्लस जो दो अर्थ मिला करके ये बना है पंकज। इसका मतलब होता है कि कीचड़ में खिलने वाला, उसको कहा जाता है पंकज, समझ रहे हैं। और लोटा डोरी में तो अपने आप में लोटा और डोरी, इसका दो दो अलग अर्थ निकल रहा है। राजपुत्र मतलब क्या हो रहा है? राजा का पुत्र। देख रहे हैं यहाँ पर भी इसका अर्थ अलग निकल जा रहा है, यानी कि अलग शब्द में जब इसको अलग करके लिखते हैं, विग्रह करके लिखते हैं, तो तब जा करके अलग अलग ये अर्थ बना ले रहा है। लेकिन कमल को आप अलग करके नहीं लिख सकते। जैसे कम लिखें प्लस लो लिखें तो कोई अर्थ निकल रहा है। अच्छा कम का मतलब तो कम ज़्यादा आप निकाल भी सकते हैं, ठीक है, लेकिन लो का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। तो इस प्रकार से यदि किसी शब्द का यदि अलग अर्थ आप ना निकाल सके तो उसी को कहा जाता है रूढ़ शब्द। मतलब वो मजबूत है, उसको कोई तोड़ नहीं सकता है, वही होता है रूढ़ शब्द, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या? कहिएगा सर कमल यहाँ पर रूढ़ शब्द है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। जो अलग अलग अर्थ निकल जाता है उसको, इसको बोला जाएगा योग रूढ़, इसको बोला जाएगा यौगिक शब्द। समझ रहे हैं इस प्रकार के शब्द को यौगिक शब्द, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहे हैं। चलिएगा यहाँ पर देखिए पूछ रहा है कि विजयादशमी संज्ञा है, कैसा संज्ञा? त्योहारवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक या धर्मवाचक। यहाँ पर आप थोड़ा सा लटक सकते हैं, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कई सारे स्टूडेंट त्योहारवाचक लगाए होंगे या धर्मवाचक, तो त्योहारवाचक या धर्मवाचक नाम का कोई संज्ञा तो पढ़े तो होंगे नहीं, है ना। तो जातिवाचक या व्यक्तिवाचक हो सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा, विजयादशमी या फिर पर्व त्योहार के जितना भी शब्द पूछ दिया जाए कि होली कौन सा संज्ञा है, दिवाली कौन सा संज्ञा है, रक्षाबंधन कौन सा संज्ञा है, मकर संक्रांति कौन सा संज्ञा है, तो सारे के सारे आपको व्यक्तिवाचक में लगाना होता है। तो करेक्ट आंसर बी होगा, ध्यान रखिएगा। जितना भी पर्व त्योहार है सारे के सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, करेक्ट आंसर बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं। देखिएगा यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वह हथियार जो फेंक कर चलाया जाता है क्या कहलाता है? बताइएगा, अस्त्र, शस्त्र, बाण या चक्र। तो मेरे भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ध्यान रखिएगा, वो अस्त्र कहलाता है। जो हथियार फेंक कर चलाया जाता है वह अस्त्र कहलाता है, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा,
जैसे कि भाला हो गया, बम हो गया, ये सभी क्या फेंक कर ही तो चलाया जाता है, उसी को कहा जाता है अस्त्र। और जो हाथ में रख कर चलाया जाता है ना, तो उसको कहा जाता है शस्त्र। दोनों पॉइंट को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि क से लेकर के म तक के वर्णों को क्या कहा जाता है, बताइएगा। बहुत अच्छा सवाल है। क से लेकर के म तक के वर्णों को क्या कहा जाता है, स्पर्श, ऊष्म, अंतस्थ या फिर अयोगवाह। तो देखिए मेरे भाई, यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। उसको हम स्पर्श वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श वर्ण, यानी क, ख, ग, घ से लेकर के फिर च, छ, ट, ठ, त, थ, फिर प, फ से लेकर के म तक जितने भी वर्ण आते हैं सबको हम स्पर्श वर्ण कहते हैं। सर ऊष्म वर्ण किसको कहते हैं? तो ये भी लिख लीजिए एक बार आप। ऊष्म वर्ण किसको बोलेंगे? तो देखिए तालम सो, मूर्धन सो, दन सो और ह, ये जो वर्ण है सारे ऊष्म वर्ण है। ये चार को लिख लीजिएगा, ये ऊष्म वर्ण है। ये चार ही हैं बस, चार वर्ण क्या है? ऊष्म वर्ण है। अच्छा अयोगवाह कौन सा? अच्छा पहले अंतस्थ लिख लीजिए। अंतस्थ क्या है? तो य, र, ल और वो, ये सारे अंतस्थ वर्ण हैं। अयोगवाह में अंग और अह आता है। ठीक है, अंग और अह। तो सारे ध्यान रखिएगा। अंग अ को अयोगवाह वर्ण कहते हैं, अंतस्थ को य और ल को कहते हैं, ऊष्म वर्ण किसको कहते हैं? तो तालम से, मूर्धन से, दंश और ह को कहते हैं। आसपास वर्ण किसको कहते हैं? क से लेकर के म तक जितने भी वर्ण आते हैं सब आसपास वर्ण के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यहाँ पर आते हैं। देखिए यहाँ पर पूछा जाए कि करी चिक्कार घोर अति धावा बदनु पसारी गगन सिद्ध सुर त्रासित हाहा हेती पकार में कौन सा रस है? रस पूछा जा रहा है, बताइए। विभत्स रस, अद्भुत या भयानक या करुण रस? तो देखिए मेरे भाई, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये है जो है भयानक रस है। कहने का मतलब ये है कि कोई बुरी शक्ति है, या फिर वो जो है चिक्कार यानी कि घोर जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके वो क्या कर रहा है, अपना है ना रूप दिखा रहा है। और गगन सिद्ध सुर, सुर माने होता है देवी देवता, देवी देवता उसके डर से क्या हो रहा है, हा हा करके, मतलब कि हाहाकार मच गया है देवी देवताओं में। तो यानी कि यहाँ पर क्या हुआ है, भय का भाव उत्पन्न हो रहा है। इसीलिए यहाँ पर कौन सा रस होगा? तो कहिएगा सर भयानक रस होगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर सी होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल निरद सी कल कांति थी में कौन सा अलंकार है? तो एक ही शब्द आपको पकड़ना है, उसी से पता चल जाएगा यहाँ पर कौन सा अलंकार है। तो कहिएगा सर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपमा अलंकार है। यानी कि कैसे सर? तो कहिएगा यहाँ तो एक वर्ड दिख रहा है ना आपको, सी। तो ये जो है तुलना तो दो शब्दों में किया गया है, लेकिन किस वर्ड से किया गया है? तो सी शब्द से किया गया है, इसीलिए यहाँ पर उपमा अलंकार हो जाएगा। उपमा अलंकार में आपको सा शब्द दिख जाएगा, सा, से, या फिर सी, या फिर सम, या फिर समाना, या फिर जैसे। तो इस प्रकार का वर्ड आपको वहाँ पर दिखता है। यहाँ पर देखिए सी दिखा है ना, सी ये वाला, तो होगा उपमा अलंकार। करेक्ट आंसर बी होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहे हैं। राम आम खाता है यह कैसा वाच्य है? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या इनमें से कोई नहीं? तो मेरे भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये है कर्तृवाच्य। अब कई सारे स्टूडेंट फंसते किस में है, कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य में। तो कर्मवाच्य आपको तब लगाना है जैसे आपको इसमें ना द्वारा शब्द आपको जरूर मिलेगा। जैसे राम, यही शब्द आपको कर्मवाच्य में बनाकर दिखाते हैं। राम द्वारा, राम द्वारा आम खाया जाता है ना, जाता है। यानी देखिए वही लाइन है, लेकिन ये द्वारा आपको शब्द इसमें जरूर दिख जाएगा। राम द्वारा आम खाया जाता है, तब आपको कर्मवाची लगाना है। लेकिन राम आम खाता है, तो यहाँ पर प्रधान राम है, यानी कर्ता प्रधान, इसलिए आपको कर्तृवाच्य पे जाना है। ठीक है, कर्मवाच्य आप तब लगाइएगा जब उसमें आपको द्वारा शब्द जरूर मिल जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कहिएगा सर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ये कर्तृवाच्य है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। सवाल को वापस थोड़ा सा बड़ा करेंगे। पूछ रहा है कि यद्यपि में कौन सी संधि है? बताइए, गुण संधि है, वृद्धि संधि है, यन संधि या दीर्घ संधि? देखिए यद्यपि में जो संधि लगी हुई है मेरे भाई, यन संधि लगी हुई है। तो कैसे पता करेंगे सर? तो इसका कीजिए, संधि विच्छेद बताए थे आप सभी को। तो यद्यपि का संधि विच्छेद क्या होता है? यदि अजोड़ अपि, यदि जोड़ अपि, यानी यदि में दो में हर्षिकर लगा हुआ है, इसका हर्षिकर ले लीजिए, और अपि का यहाँ पर अ ले लीजिए, आगे जाकर के ये यो बन जाता है। तो यो आ गया, मतलब क्या है? कहिएगा सर यन संधि है। तो कहिएगा सर यो तो सर इसमें दिख नहीं रहा यद्यपि में कहीं पे, तो यो कैसे बन गया? तो मेरे भाई यद्यपि में यो है, देखिए यो आ दो, इसी में यो सटा हुआ है, तब जाकर के पी है। यद्यपि, यद्यपि इस प्रकार से ही बोला जाता है। ठीक है, तो ये दो यो संयुग है बीच में, जो यो आपको दिख रहा है दो यो संयुग है, समझ रहे हैं? तो यहाँ पर यो आ गया, इसलिए यन संधि होगा। करेक्ट आंसर सी, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है।
यहाँ पर पूछ रहा है कनक कनक ते 100 गुनी में कनक के दो अर्थ क्या हैं। कनक के दो अर्थ पूछ रहा है, बताइए। तो मेरे भाई यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। कनक के दो अर्थ क्या हैं। एक कनक का मतलब हो रहा है सोना, ठीक है, यानी गोल्ड जिसको आप बोलते हैं, और एक कनक का मतलब हो रहा है धतूरा जो शिव भगवान पर चढ़ाया जाता है, वही है। तो कनक कनकते 100 गुनी में कनक के दो अर्थ, एक सोना होगा एक धतूरा होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, ध्यान रखिएगा इसको। अगला सवाल इसी के ऊपर है, बताइएगा कनक कनकते 100 गुनी में कौन सा अलंकार है। अब इजी हो गया होगा, पिछले क्वेश्चन को देखते हुए इसका आंसर लगाइए क्या हो जाएगा। तो देखिए मेरे भाई यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, कहिएगा सर यमक अलंकार। अब यमक अलंकार क्यों होता है, यानी कि शब्दों की जहाँ पर पुनरावृत्ति हुई हो लेकिन अर्थ हर बार अलग अलग निकल रहा हो। जैसे कनक कनक तो एक ही शब्द है, शब्द की पुनरावृत्ति हुई है, यानी कि हर बार इसका इस्तेमाल किया गया लेकिन हर स्थिति में अर्थ अलग अलग निकल रहा है। यानी एक बार कनक का अर्थ हो रहा है सोना यानी गोल्ड, और एक बार कनक का अर्थ हो रहा है धतूरा, समझ रहे हैं, इसलिए होता है आपका यमक अलंकार। करेक्ट आंसर डी होगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहे हैं। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि पंचवटी में कौन सा समास है, बताइए। समास पूछ रहे हैं पंचवटी में, द्विगु द्वंद्व कर्मधारय व्यय भाव। तो मेरे भाई करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, कहिएगा सर द्विगु समास है। पंचवटी में कौन सा समास है, द्विगु समास। अब कैसे, तो देख ही रहेंगे। पंचवटी, वाट माने होता है रास्ता, पंच माने पांच, यानी पांच रास्ता जहाँ पर से निकल के आता है वो क्या आता है, पंचवटी कहलाता है। जहाँ पर कि कोई चार रास्ता हो तो उसको चौराहा बोला जाता है, पांच रास्ता उसको पंचवटी बोला जाता है। तो पंचवटी मतलब कि पांच रास्ता काउंटिंग आ गया, तो द्विगु समास। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछ रहा है। देखिए पूछ रहा है कि कपूर शब्द है कैसा, तत्सम तद्भव देशज या विदेशज। ये सवाल शायद पिछले क्लास में, पिछला किसी न किसी क्लास में ये कराए हमको जहाँ तक लग रहा है। खैर फिर भी बताइएगा, जब कराए हैं तो इसका राइट आंसर आप सभी को लगाना है। कपूर शब्द जो है ये कैसा शब्द है। तो देखिए मेरे भाई ये जो शब्द है तद्भव शब्द है। कपूर कैसा शब्द है, तद्भव, यानी कि क्या कहने का मतलब सर इसका फिर संस्कृत वाला शब्द कौन सा है, तत्सम शब्द क्या है। तो कपूर का तत्सम जो शब्द है वो होता है कर्पूर, ठीक है। कर्पूर जो होता है ये होता है तत्सम, यानी संस्कृत का ओरिजिनल शब्द ये है, इसी का रूप चेंज हो गया है तो क्या बन गया है, कपूर। तो कहने का अर्थ दोनों का सेम है, लेकिन कपूर जो है ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या हो जाएगा आपका, कर्पूर। तो पूछ रहा है कपूर कैसा शब्द है, तो ये तो तद्भव है, तो इसलिए ऑप्शन होगा बी करेक्ट। यदि कर्पूर पूछता तो तब होता है तत्सम। तो ठीक है, क्लास यहीं पे एंड होता है। आप सभी का स्कोर क्या रहा है ये कमेंट में लिखिएगा, और पिछला क्लास नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिए हैं, जरूर से लिंक पर क्लिक कीजिएगा, सारा क्लास दिख जाएगा। एक एक करके सारे क्लास को देख लीजिएगा, सारा क्लास इंपॉर्टेंट है। और यदि आप सभी लोग क्लास का PDF चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिए हैं, जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम को, वहाँ पर आपको फ्री में PDF मिल जाएगा। तो मिलते हैं अब अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।